हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। राइट। अब वेक्टर्स के बारे में जानने से पहले ना हम कुछ बेसिक चीजें बात कर लेते हैं। पहला है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। फिजिकल क्वांटिटीज हमें हमारे सराउंडिंग जो वर्ल्ड है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड, उसको समझने में हेल्प करती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। राइट। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन्स। तो पहला था क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा था डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और तीसरा क्या था? हमारा सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। राइट। ये तीन थे फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो थे जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो थे जो दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। और फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। राइट। और ये होते थे दो। क्लियर? अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो फंडामेंटल डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। राइट। हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। राइट। अब मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एन यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। जहाँ पे एन क्या है? हमारा एन है न्यूमेरिक नंबर और न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू। और यू क्या है? यूनिट। कोई भी यूनिट। यानी कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हम उसको एन यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेर एन क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है, यू क्या है? यूनिट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि 5 kg हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 100 न्यूटन हो गया। राइट। लाइक दिस। तो ये क्या है? 5 kg, ये मास को मेजर कर रहे हैं। राइट। 5 क्या हो गया? यूनिट। 5 क्या हो गया? न्यूमेरिक वैल्यू। केजी क्या हो गया? यूनिट। इसी तरह अगर आप ध्यान से देखो तो कभी भी आप किसी की वैल्यू बताते हो तो इसी तरह से बताते हो। राइट। अनलेस कोई नंबर है उसको छोड़ दो, तो कई फिजिकल चीज को जिसके बारे में आप जिसको एक्सप्रेस करते हो उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हो, है ना? ओके। अब कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस नहीं किया सकता। उसको कंप्लीटली उनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें उनके डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, उनका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन रिक्वायरमेंट, राइट, डायरेक्शन बेस्ड ऑन डायरेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, राइट, कि डायरेक्शन रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम ना फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो और फर्दर कैटेगरी में इनको हम दो और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। राइट। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है। स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर के पास क्या है? तो स्केलर के पास है हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है। राइट। मैग्नीट्यूड। इसके साथ साथ इसके पास होता है, सॉरी, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है। राइट। इनके साथ साथ इसके पास होता है डायरेक्शन। ओके। कोई प्रॉब्लम? ओके। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास, जैसे हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हैं और हमें उनको किसी चाय ऑफर करनी है। ठीक। तो चाय ऑफर करने के लिए, जैसे चाय जो जो बनाने के लिए हमें चाहिए होता है मिल्क। राइट। मिल्क, शुगर और टी। नॉर्मली ये होता है। ये है नहीं घर पे, तो मम्मा ने कहा कि चाहे बाहर से ले आओ तुरंत दौड़ के। तो हम गए मिल्क लाने के लिए। तो लेट्स से कि हमने मिल्क खरीदा 1 kg। राइट। शुगर खरीदा 250 ग्राम, 250 ग्राम। और टी ले लिया 100 ग्राम्स। राइट। ये होता है जनरल जनरल। अब जब हम लेके आ रहे थे, उससे तो उस समय हमारा बैग का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा? इनको ऐड कर देंगे सिंपल। वन 1 kg का क्या हो गया? 1000 ग्राम। राइट। तो अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना हैवी है ये बैग, तो हम कैसे बताएं कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 250 प्लस 100, दैट इज 1350। हमारा मास कितना होगा? 1350 ग्राम। इतना हैवी होगा बैग।
अब अचानक से रास्ते में मम्मी ने फ़ोन किया, फिर कहा कि नहीं, नहीं टी नहीं चाहिए, अभी वापस कर दो, बाद में ले आएँगे, राइट? बस मिल्क और शुगर लेते हो, तो आप क्या करोगे? इसको बैग वापस कर दोगे, वापस करोगे तो 100 ग्राम लेस हो जाएगा। अब आपका जो बैग होगा वो 100 ग्राम कम होगा। तो नया जो बैग का आपके पास मास आएगा वो कितना आएगा? 1250 ग्राम, राइट? क्लियर? आपने जब ज़रूरत थी तो सिंपली ऐड कर दिया, जब और जब सब्ट्रैक्ट करने का हुआ तो सिंपल हमने अरिथमेटिक मेथड से, नॉर्मल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से हमने इसको रूल से इसको सेपरेट कर दिया, राइट? यहाँ पे बाय द वे हम मेजर मेजर क्या कर रहे थे? मास को। ध्यान रखिए, ये एक्टिविटी 1 हुआ, ठीक है? आप बोलोगे सर इसे क्यों समझाया है? आते हैं, इस पे भी आते हैं कि इसका क्या टेकअवेज है। दूसरा हम एक्टिविटी देखते हैं। लेट्स से कि ऑब्वियसली हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, आप लोगों की कोई ना कोई फेवरेट गाड़ी होगी, रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है? तो अ, ये कार है, इमेजिन कर लो ये कार है, ये कहीं जा रही है, इसे इससे आप लोग, आप और आपके कोई दोस्त, दो दोस्त जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, अचानक से रास्ते में खड़ा हो। अब आपने कहा कि भाई अपने एक फ्रेंड को कि जाओ बाहर से कार को पुश करो, राइट? तो आपका दोस्त क्या बाहर, उसने बाहर से पुश करना स्टार्ट किया, इधर एफ अमाउंट फोर्स लगाया। अब ये कार मूव नहीं करी, तो आपने अपने दूसरे दोस्त को भी कहा कि भाई जाओ पुश करो कार को। तो आपका और दूसरा दोस्त है, वो कहाँ गया? वो गया आगे, और उसने आगे से पुश पुश करना स्टार्ट किया। क्या कार मूव करेगी इस केस में? बताइए। नहीं। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। अब वो बोले कि ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसीलिए इसमें कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। कुछ हद तक सही है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप बाहर आओगे, डांटने शुरू कर दोगे, "अरे बेवकूफ, पीछे से धक्का दो।" तो ये बंदा पीछे जाएगा, आपका ये फ्रेंड, और ये जा करके पीछे से अब यहाँ से पुश कर रहा है कार को, राइट? तो सेकंड केस में क्या होगा? केस 2 में हमारे पास क्या होगा? जब ये दोनों बंदे पीछे से कार पुश कर रहे होंगे इधर से, तो दोनों पे कार पे कितना नेट फोर्स लगेगा इस केस में? इस केस में लग जाएगा एफ प्लस एफ, यानी कि 2। दोनों कितना फोर्स लगा रहे हैं? 2। अब चांसेस है कि इस केस में कार मूव कर जाए, राइट? अगर ये दोनों सफिशिएंट फोर्स लगा रहे हैं तो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या पूछा था? नेट फोर्स दोनों के। आपने बिना बेझिझक तुरंत बोल दिया कि यहाँ पे एफ नेट 0 होगा। क्यों एफ नेट 0? क्योंकि ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, राइट? तो हमने क्या किया है? बेसिकली ये किया, राइट? ये किया ना हमने, है कि नहीं? तो यहाँ पे जब हमें फोर्स को, नेट फोर्स कैलकुलेट करना था, तो हमने फोर्स के डायरेक्शन पे भी ध्यान दिया। पहले वाले केस में दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ 0 आए। और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। दोनों केसेस में हमने क्या पूछा था? नेट। मैंने ये नहीं कहा था कि फोर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मैंने पूछा था नेट फोर्स कितना है। तो पहले वाले केस में आपने खुद ही सब्ट्रैक्ट करके 0 बताया, दूसरे वाले केस में ऐड करके 2 बताया। मतलब नेट फोर्स कैलकुलेट करते समय हमें डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमने कैलकुलेशन टाइम में सोचना स्टार्ट किया, राइट? है ना? तो यहाँ से आपको समझ में आएगी क्योंकि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम मेजर कर रहे थे किसको? फोर्स को। अब ये इसमें ध्यान दो, इसके पूरे कैलकुलेशन में जब भी हम नेट फोर्स ऐड कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ रहा है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूँ अब कि कार पे कितना फोर्स लग रहा हो, या अगर दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं कार पे एफ नेट, तो उस पर नेट फोर्स कितना है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि सर डायरेक्शन क्या है दोनों फोर्स का, तभी बता पाएंगे कि नेट फोर्स क्या है ना? तो इनके कैलकुलेशन में डायरेक्शन की जरूरत है। लेकिन अगर यही पहले वाला सिनेरियो देखें, तो यहाँ पे कहीं भी रत्ती भर भी आपको डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ा था जब आप इसको ऐड कर रहे थे और सेपरेट कर रहे थे? नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसको, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, राइट? बट फोर्स जो है, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, या यूँ कहें कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीटली इसके डायरेक्शन का भी होना जरूरी है, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात? तो ये हो गया स्केलर और ये वेक्टर। अब इनके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। पहले स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है,
राइट। स्केलर क्वांटिटीज LAR स्केलर क्वांटिटीज है, इनके पास क्या क्या होता है, दे हैव इनके पास होता है मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, राइट। और दे मे बी, राइट, दे मे बी, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकते हैं, क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो से कहने का मतलब मेरा क्या है कि आ, इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज, ये जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, ये सारे के सारे नेगेटिव नहीं हो सकते। कुछ ही फिजिकल क्वांटिटीज जो नेगेटिव होती है, सब नेगेटिव नहीं होते। नॉट ऑल, नॉट ऑल स्केलर्स कैन बी नेगेटिव, राइट, क्लियर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल है मास, और मास नेगेटिव भी होता है, ठीक है, मास में से पॉजिटिव होता है, क्लियर। मास के बाद आते हैं स्पीड, डिस्टेंस, ये निगेटिव भी होते हैं, राइट, मास, स्पीड, डिस्टेंस। लेकिन यहीं पे अगर हम कुछ और देख लीजिए, जैसे वर्क, ठीक है, वर्क निगेटिव हो सकता है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी, दिस कैन ऑल्सो भी निगेटिव, ये भी स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटीज के, और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे जैसे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको बता दूंगा कि ये स्केलर है वेक्टर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना दोनों बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैग्नीट्यूड का, वेक्टर का, राइट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेक्टर होने का, ये गारंटी नहीं देता कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये दोनों तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, राइट, इसके बिना वो होगा नहीं। अगर ये दोनों है तब भी वो वेक्टर नहीं हो सकता, अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता, राइट। सो दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब बोलोगे सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, इनको मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, मैं ट्रायंगल्स को बताऊंगा, पॉलीगन को बताऊंगा, पैरेललोग्राम को बताऊंगा। बट फॉर नाउ ये मान लो कि वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन में फॉलो करना होगा, तभी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं वेक्टर्स के। एग्जाम्पल अगर बात करें तो वेक्टर्स का एग्जाम्पल हो गया फोर्स, अभी देखा था हमने, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, राइट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। ये सभी एग्जाम्पल हैं हमारे वेक्टर के, राइट। एंड वेक्टर क्वांटिटीज जो है दे में बी, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जीरो भी हो सकते हैं, ये भी जीरो भी हो सकते हैं, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीन हो सकते हैं, सारे के सारे, राइट, क्लियर। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि कुछ क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, बट अगर वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करे तो वेक्टर नहीं कहलाते। तो उनको हम क्या बताएं, उन क्वांटिटीज को हम क्या बताएंगे, और ऐसा कोई एग्जिस्ट भी करता है तो बिल्कुल, राइट, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, राइट, उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। इनके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, राइट, यानी कि डायरेक्शन एडिशन के टाइम पे डायरेक्शंस को कंसिडर नहीं करते, राइट। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं, पहली बात है, ये हमारे सिलेबस में नहीं। तो अगर कोई टेंसर क्वांट अगर कोई क्वेश्चन आता है कि अ, अगर कोई क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है उसके पास, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप टेंसर क्वांटिटीज मत बोलिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए टेंसर क्वांटिटीज का, पर आप स्केलर नहीं बोलोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन इसको हम वेक्टर कंसिडर नहीं करते, इसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। लेकिन
सिंस हमारे पास टेंसर का कॉन्सेप्ट नहीं है सिलेबस में, तो हम इसको स्केलर में ही कैटेगराइज कर देते हैं। कोई दिक्कत कहीं से नहीं। तो ये था सिंपल वेक्टर्स के बारे में, राइट। वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स के बारे में बेसिक बेसिक। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल सा। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग में लगाएंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का पहले तो हम इसको नॉर्मल बात करते हैं कि अगर नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, एक होता है जो हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर को अगर लिखना है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, बोलते हैं ये वेक्टर एफ, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इसके ऊपर एक एरो है बनाएंगे, ये एरो बनाएंगे। ये एरो क्या बताता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी एफ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई वेक्टर ऊपर की तरफ है ले, और उसका भी इसी तरह से होगा, राइट। ये क्या है, वेक्टर एफ, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एफ, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर बी, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझ लिया कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं। इसमें दो चीज आती है। अगर हम फिर आते हैं इस तरह से लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको ये हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो एक होगा हम ऐसे लिखेंगे, ये लगाएंगे और इसके आगे मॉडुलस का सिंबल लगाएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये एफ का मैग्नीट्यूड कितना है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसके वैल्यूज की बात करें, डायरेक्शन के जिक्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे। या फिर इसको हम सिंपली एफ लिखेंगे, ये भी क्या बताएगा, दोनों बस बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है, ठीक है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफिकल सॉरी वेक्टर का, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, तो वेक्टर्स को ग्राफिकली हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, राइट। अब यहाँ पे एक समझने की बात है कि जो हमारा लेंथ है ना, लेंथ ऑफ एरो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड। ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो रिलेटिवली वो ज्यादा बड़ा वेक्टर है, ठीक है। और एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरो हेड symbolizes direction, arrowhead symbolizes direction। एरोहेड क्या बताएगा, डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये है वेक्टर सी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो सबसे लॉन्गेस्ट एरो क्या है हमारा, ये इसको ऐसे कर लेंगे इससे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बस इसको देख करके हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। मतलब कि जो लेंथ होता है एरो का ना, ये प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, प्रोपोर्शनल होता है उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे बात आती है कि ये एरो हेड ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। एरो हेड किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए और बी आर इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर सी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसको देख के ही पता चल रहा है ना, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है और वेक्टर सी है उसका अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। कहीं से कोई दिक्कत हमको, कहीं से कोई इश्यू आ रहा है समझने में, नहीं, ओके। अब बात करते हैं वेक्टर के डायरेक्शन के। डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है ही, ठीक है। तो बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हेडिंग क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। समझते बात तो।
नॉर्मली हमें ये चीज पता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये सॉरी ये साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलेंगे, मान लो कि कोई फोर्स हमारा इधर है, राइट, ये F1 इधर लग, तो हम यहाँ बोलेंगे F1 ड्यू ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट, और ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, सॉरी इसको नॉर्थ बोलेंगे, ड्यू नॉर्थ, राइट। अगर हमारा फोर्स एक इधर है F2, तो हम बोलेंगे F2, वेक्टर F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं F1 हमारा 10 F1 है हमारा 5 न्यूटन, और F2 है 10 न्यूटन, हमेशा इसका एरो लेंथ इससे ज़्यादा होगा, F2 इज 10 न्यूटन, तो F2 हो जाएगा 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। F1 F1 हो जाएगा 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, F2 क्या, 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, इस तरह से लिखेंगे, राइट। ये हो जाएगा, इधर होगा तो हम बोलेंगे ड्यू साउथ, इधर बोलेंगे इधर ड्यू वेस्ट। हमें क्या क्या दिया हमने, वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर F2 में बताना है तो क्या लिखेंगे हम, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ हम बता रहे हैं, ओके। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स को, यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं फोर्स को, इसको हम मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन में बताना पड़ेगा, क्लियर। ये तो था सिंपल सिंपल। लेकिन क्या होगा अगर हमारा जो वेक्टर है वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट में ना हो, राइट, वो कहीं बीच बीच में हो। लाइक जैसे कोई वेक्टर है हमारा, अगर हम ले लेते हैं वेक्टर का वैल्यू इधर, अगर हमारा कोई वेक्टर यहाँ है F3, ठीक है, इस ये हो गया 37 डिग्री, कोई वेक्टर है यहाँ पे, ये हो गया 30 डिग्री, कोई वेक्टर है इसको यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं F4 मान लेते हैं, और ये है हमारा 55 डिग्री, ठीक है, इसको F4 F5 मान लिया। तो अगर मुझे F3 के बारे में बताना है तो मैं क्या बोलूँ, F3 को मैं कैसे बताऊँ, 37 डिग्री है पर किधर है, तो मैं इसको बोलूँगा F3 इज, लेट्स से F3 का कुछ वैल्यू है, राइट, x न्यूटन 5 मीटर, लेट्स से F3 इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन, तो मैं इसको लिखूंगा 2 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो लिखने का तरीका समझो, इसको ध्यान रहे कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं, तो F3 इज इक्वल टू 2 न्यूटन, एंड डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो 37 डिग्री, 37 डिग्री, अब 37 डिग्री किधर, कैसे, डायरेक्शन बता, 37 डिग्री किधर बोलेंगे, तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या बोलेंगे इसको हम, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब कि ईस्ट की तरफ से नॉर्थ की तरफ हमें देखना है और उधर 37 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको और हम लिख सकते थे, अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना एंगल होगा, 53 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते थे 2 न्यूटन 53 डिग्री, राइट, साउथ, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये भी हम लिख सकते थे, समझ में, हम नॉर्थ की तरफ देखते और उधर से ईस्ट की तरफ मुड़ते कितना, 53 डिग्री, और अगर हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलते हैं तो हम ईस्ट की तरफ देख कर 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ घूमते, तो हमें ये मिलता, तो F3 का डायरेक्शन क्लियर। उसी तरह से अगर मुझे F4 बताना है तो F4 का वैल्यू क्या आएगा, F4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको F4 को लिखेंगे 4, F4 का मान लेते हैं हम, ये है 4 न्यूटन, और F5 का हम 6, F4 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, राइट, और डायरेक्शन क्या बताएंगे, तो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये बोलेंगे, या इसको बोल सकते हैं 4 न्यूटन, सेम ये भी 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री, इसको हम नॉर्थ ऑफ वेस्ट भी लिख सकते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब सिंस इस केस में 45 डिग्री था तो दोनों सेम हो गया, राइट, लेकिन यहाँ पे एंगल दोनों डिफरेंट है तो नहीं होगा सेम, राइट। अगर हम F5 के बारे में बात करें, F5 क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6 न्यूटन,
6 न्यूटन 30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, वेस्ट से हमको साउथ की तरफ देखना है, तो हम क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट। या फिर ये 30 डिग्री है तो ये कितना एंगल होगा, 60 डिग्री, यानी कि इसको हम ऐसे भी सकते हैं 60 डिग्री। अब ये मेजर कर रहा है तो हमें साउथ की तरफ से वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ ले सकते हैं वेस्ट ऑफ साउथ, ये हम लिखेंगे, राइट। कोई दिक्कत यहाँ पे कहीं से समझने में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? अगर हमें क्वेश्चन दिया रहे ड्रॉ करने के लिए, बताने के लिए कि एंगल उसका वैल्यू कितना होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बता सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज, ये जो नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, इसको NOE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, ये जो टर्म है NOE, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको हम लिख सकते हैं NOE। नॉर्थ ऑफ ईस्ट को हम NOE लिख सकते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ को EON लिख सकते हैं, राइट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ को WON लिखेंगे, ओके। नॉर्थ ऑफ वेस्ट को NOW लिखेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट को क्या लिखेंगे, SOW, ओके। और वेस्ट ऑफ साउथ को क्या लिखेंगे हम, WOS। कहीं से कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी हो रही है नहीं? चलो ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देखें। ओके, अगर मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास एक F1 है, ये है 10 न्यूटन ड्यू साउथ, ठीक है। F2 है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं 30 न्यूटन 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। F3 ले लिया हमने 2 न्यूटन ड्यू, ड्यू नहीं लेते, जब 10 में ले लेते हैं इसको हम 20 कर लेते, 20 न्यूटन 37 डिग्री SOE, राइट। 37 डिग्री SOE, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम, ये हमने अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का वैल्यू, तो पहले क्या है, F1 है 10 न्यूटन ड्यू साउथ, तो 10 न्यूटन ड्यू साउथ है, साउथ किधर होगा, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। ये याद रहेगा हमें तो हो जाएगा इसी। अगर 10 न्यूटन बोला गया तो 10 न्यूटन, राइट, ड्यू साउथ, ये हो गया। ये हमें ले लिया F1। आप बोलोगे तो छोटा क्यों है, क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड को भी तो जो लेंथ ऑफ एयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड के। हमें ये सबको रिप्रेजेंट करना है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें ये छोटा लेना पड़ेगा। अब F2 क्या है, 30 न्यूटन है, इसे 3 टाइम्स ज़्यादा है मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ इसका 3 टाइम्स ज़्यादा लेंगे हम, और 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट किधर होगा 50 डिग्री, तो पहले समझते हैं किधर है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी किधर जाएंगे हम, वेस्ट की तरफ जाएंगे और उधर से नॉर्थ की तरफ घूमेंगे। ये तरीका है। अगर इस तरह से लिखा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो आप इजी ट्रिक क्या है कि वेस्ट की तरफ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, पहले जाएंगे वेस्ट की तरफ और वहां से नॉर्थ की तरफ मुड़ेंगे कितना, 50 डिग्री, ओके। तो पहले गए वेस्ट की तरफ और यहाँ से हम 50 डिग्री करीब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ऐसे आएंगे, और हम ऐसे करके गए, और ये हमारा हो गया F2, राइट। ये हो गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 30 न्यूटन, ओके। अब हम बात करते हैं 20 न्यूटन 37 डिग्री। अब SOE है, SOE में क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे और उससे साउथ की तरफ 37 डिग्री मूव करेंगे। तो ईस्ट की तरफ गए और 37 डिग्री साउथ की तरफ मूव किया, और साउथ की तरफ मूव करें तो कुछ ऐसा मूव करो, राइट। ये हो गया हमारा F2, और ये हो जाएगा 37 डिग्री। क्लियर, इजी है। एक और क्वेश्चन करें, इसी में कर लेते हैं। ये है F4, इसका मानते हैं हम 15 न्यूटन, और ये है क्या मिलेंगे हमारे, 53 डिग्री नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ ले लेते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ। अब वेस्ट ऑफ साउथ लिया हमने तो ये डायरेक्शन किधर जाएगा, वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से वेस्ट की तरफ हम जाएंगे, साउथ पे साउथ की तरफ पॉइंट करेंगे पहले, और उधर से हम वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे कितना, 53 डिग्री। तो ये कुछ इधर आएगा,
ऐसा कुछ आएगा, राइट। ये हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, ये हो गया F4। कोई प्रॉब्लम? तो हमें एंगल ड्रॉ करना आ गया, वेक्टर को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ये समझ में आ रहा है हमें अच्छे से, है ना? कहीं कोई दिक्कत बता दो भाई। एक बार 2 मिनट रुक करके देख लो वीडियो, पॉज कर। कोई प्रॉब्लम? अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, उसका है नाम है पैरेलल शिफ्टिंग। क्या है इसको? इसको पढ़ेंगे हम पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग के लिए हेडिंग बताते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। अभी पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग ग्राफिकली हम यूज करते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर को, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग से पहले ना एक चीज समझते हैं, क्या है भाई वो? तो पैरेलल शिफ्टिंग को अगर हम बताना है तो पहले पैरेलल शिफ्टिंग से पहले क्या समझते हैं? किसी के वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। ठीक है, अगर मुझे किसी वेक्टर को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे क्या चेंज करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? बताओ, सोचो। तो एक्चुअली किसी वेक्टर को चेंज करने के लिए हम इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज करेंगे तो वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा, राइट। अगर कोई 4 न्यूटन का फोर्स है और कोई 2 न्यूटन का फोर्स है, दोनों अलग अलग फोर्स है कि नहीं? और अगर कोई फोर्स ऐसे 2 न्यूटन का है, डायरेक्शन सेम है, और इधर एक और फोर्स लग रहा है वो है 3 न्यूटन का, ये दोनों फोर्स डिफरेंट है कि नहीं? ये हो गया F1 और F2, ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं? F1 इज नॉट सेम, ठीक है, चेंज हो गया। अब यहाँ पे तो डायरेक्शन सेम रखा था हमने। दूसरा क्या कर रहे हैं, एक F1 इधर लग रहा है, ये है 2 न्यूटन का, F3 कर लेते हैं, और एक F3 इधर लग रहा है, ये भी 2 न्यूटन का, ये पर ये हो गया F4। ये दोनों फोर्स सेम है? नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों फोर्स सेम नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दे या मैग्नीट्यूड चेंज कर दे तो हमारा वेक्टर चेंज कर जाएगा, या फिर दोनों चेंज कर दे। क्लियर? अब इसी के बारे में बात करते हैं कि अगर हम ये दोनों चेंज ना करें तो वेक्टर हमारा चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहीं पे आता है हमारे पैरेलल शिफ्टिंग कि अगर किसी को हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। मान लें कि इसको 500 नहीं लिख करके एफ लिखते हैं। अगर ये एफ फोर्स है हमारा, ठीक है, तो अगर इस वेक्टर को, ये जो एरो है, इसको हम हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करें आगे या पीछे या फिर ऊपर या नीचे, तो इससे इस वेक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ध्यान रहे, इसको हम अगर हॉरिजॉन्टली कहीं शिफ्ट करें विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट, नॉट जस्ट हॉरिजॉन्टली, सो किसी तरफ शिफ्ट करें बट इसका डायरेक्शन और इसका लेंथ चेंज ना हो, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना हो, तो ये वेक्टर वही रहेगा, राइट। इस वेक्टर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ले आ सकते हैं, इस वेक्टर को हम यहाँ भी ले आ सकते हैं, अगर एज लॉन्ग एज इसका डायरेक्शन सेम रहे और मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो ये भी वेक्टर एफ है, ये भी वेक्टर एफ है, ठीक है। हम इसको यही कर सकते हैं। समझ में आया बात पैरेलल शिफ्टिंग को? समझ में आए? क्लियर? अगर पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। क्या बात करते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हेडिंग देते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये समझते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे दिखाया था। तो अगर कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास, लेट्स से कि ये है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, राइट, ऐसे है ये हमारा। तो दोनों के बीच में एंगल अगर निकालना है तो ये हम कैसे निकालें? तो इसमें क्या करेंगे, हम इनको पैरेलल शिफ्टिंग करना करके, ठीक है, हमें इसको पहले पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा, और इनके जो हमारा ये है ना टेल, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, तो दोनों के टेल को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि ये हमारा ए था, एक हमने ले लिया, इसको हम यहाँ पैरेलल शिफ्ट करके ले, और ये बी था, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों के टेल को कनेक्ट किया, दोनों का टेल कनेक्ट हो गया। अब इसके ये जो बीच में जो छोटा एंगल होगा, यहाँ पे कितने एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये, तो दोनों के बीच का जो छोटा एंगल होगा ना उसी को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये थीटा। समझ में आई बात?
पहले क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स के टेल को करेक्ट करेंगे और उन को बीच में, उसके बाद इनके बीच में जो छोटा एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है, अगर हमारा एक वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, ये है F1, ये है 37 डिग्री, और एक वेक्टर है हमारा यहाँ नीचे F2, परपेंडिकुलर है, और एक हम ले लेते हैं इधर 53 डिग्री F3। तो अगर मैं बोलूँ कि F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, राइट, मैं पूछूं कि व्हाट इज एंगल बिटवीन F1 एंड F2, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के टेल को करेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे टेल को करेक्ट किया ऐसे, ये हो गया हमारा F2, और ये हो गया हमारा F1, राइट। ये कितना है हमारा 90 डिग्री, और ये कितना आएगा 37 डिग्री। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ये, तो 90 प्लस 30, थीटा क्या होगा 90 प्लस 37 डिग्री, यानी कि 127 डिग्री। ये हुआ दोनों के बीच का एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 127 डिग्री, राइट। अगर ये बोला जाता है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर F2 एंड F3, अब क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा आगे ये हो गया F2 वेक्टर, और F3 हमारा किधर है, इधर, ये है, ये है 53 डिग्री, और ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे ये क्या था हमारा, अच्छा ये हो गया F3, एंगल बिटवीन F2 एंड F3 कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 53 डिग्री, तो ये कितना आएगा 37 डिग्री, राइट। समझ में आ गया, दोनों के बीच में एंगल निकालना इजी है, ओके। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास F1 दे रखा है, ये है 50 न्यूटन, राइट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। F2 है 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, और F4 है हमारे पास 37 डिग्री, सॉरी, ये भी मानते हैं 10 न्यूटन, और ये हो गया 37 डिग्री EOS। अब इनके बीच में हमें निकालना है F1 F2 और F3 के बीच का एंगल, F1 F2 के बीच में। तो इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट मैं निकाल रहा हूँ, कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एंगल बिटवीन निकालना हमें, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 क्या होगा, तो F1 हम ड्रॉ करेंगे, F1 कितना है, F1 हमारा कितना है 50 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, ईस्ट की तरफ जा करके नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ईस्ट की तरफ गए हम, और उधर से नॉर्थ की तरफ हम मूव करें, तो ये होगा हमारा 37 डिग्री, और मान लिया कि ये हमारा F1 है, और ये है 37 डिग्री, राइट। फिर है क्या, F2 है 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा F2, और उसका आता है 10 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ जाकर के ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, साउथ के उधर से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री मूव किया इधर, ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया F3। अब हमें निकालना है क्या, F1 एंड F2 के बीच में। F1 एंड F2 के बीच में ये एंगल होगा, ये एंगल होगा पहला थीटा 1, राइट। तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 90 माइनस 37 यानी कि 53 डिग्री। और अगर मैं बोलूँ कि एंगल बिटवीन F1 एंड F2 एंड F3, एंगल बिटवीन F2 एंड F3 ये कितना होगा, तो F2 एंड F3 के बीच में, F2 एंड F3 के बीच में कितना है ये एंगल पूरा होगा, तो 90 प्लस या फिर 180 माइनस 37 डिग्री, राइट।
तो 180 - 37 विच मीन्स कितना आएगा 90 + 53 तो 143 डिग्री। सेम अगर मैं कहूँ एंगल बिटवीन F2 एंड F3 ये कितना होगा जल्दी बताओ। ये हमारा आया 53 डिग्री, तो 53 / 37 यानी कि 90 डिग्री। 53 डिग्री प्लस 37 डिग्री यानी कि ये 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। तो हमने अभी तक से सीख लिया दो वेक्टर। पहले सीखा हमने स्केलर वेक्टर क्या होता है, फिर हमने वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन सीखा, फिर हमने पैरेलल शिफ्टिंग सीखा, और उसके बाद हमने सीखा कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत कहीं पे भी, कोई समझ में आया कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।